मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूँ। हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में जो विभव होता है, वैद्युत विभव होता है किसी भी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में, ये है 1/4πε0 और Q/r²। ऐसे ही निरक्षीय स्थिति में हमने जाना है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव किसी भी बिंदु पर होता है शून्य। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। और किसी भी बिंदु पर अगर कोई भी बिंदु लेते हैं तो v = 1/4πε0, एक मिनट, यहाँ Q/r² नहीं, T/r² है। v = 1/4πε0 T/r²। ऐसे ही v = 0, ये निरक्षीय स्थिति किसी भी बिंदु पर है। v = 1/4πε0 p cos θ और r²। तो ये हम लोग जान रहे हैं किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। आज हम लोग जानेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ के बारे में जानेंगे। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि सम इक्की माने बराबर, क्या हो? विभव मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या हो, विभव क्या हो, वो सम बराबर हो। कहाँ, कैसी जगह? पृष्ठ पर, सरफेस पर, सतह पर। तो ऐसा कोई भी सतह, ऐसा कोई भी पृष्ठ या सतह या सरफेस जहां विभव कैसा हो, बराबर हो, ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। वह पृष्ठ, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बराबर या समान हो। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए, अगर उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो तो वो समविभव पृष्ठ कहलाया। इसका मतलब समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा? जब विभव समान है तो विभवांतर कितना होगा? शून्य होगा। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर का मान समान होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। वह पृष्ठ, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह पृष्ठ जिसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर
शून्य होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए दूसरा भी परिभाषा में इस तरह से दिए कि वह पृष्ठ जिसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। जब भाई विभव समान होगा तो विभवांतर शून्य होगा, दोनों चीज एक ही है। तो इसको हम ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब ये जरा देखा जाए कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी एक प्लस क्यू या प्लस क्यू जीरो ये कोई भी आवेश है, तो ये हम जानते हैं कि इस आवेश से कोई भी जो बल रेखा होगी वो ऐसे बाहर की तरफ होगी। बल रेखाएं जो हैं ये बाहर की तरफ होंगी। इस तरह से इस बिंदु आवेश से बल रेखाएं ये बाहर की तरफ होंगी। सभी चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में बल रेखाएं ये बाहर की तरफ होंगी। अब इस बिंदु के चारों तरफ लिया गया एक पृष्ठ, ये मान लीजिए इस तरह से एक हम पृष्ठ लें, तो किसी बिंदु के सभी दिशाओं में अगर एक पृष्ठ लिया जाए तो वो पृष्ठ क्या होता है, वो पृष्ठ एक गोला होगा। ये एक सरफेस, ये कैसा सरफेस होगा, ये पृष्ठ कैसा होगा, ये गोलीय होगा। तो ये गोलीय पृष्ठ होगा। यहाँ जो गोलीय पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, समविभव पृष्ठ। इसके प्रत्येक बिंदु पर आप देखेंगे कि यहाँ जो है विभव का मान समान होगा। आप जानते हैं कि इस पर एक केंद्र बिंदु पर अगर Q आवेश हो तो इसके सरफेस पर जो विभव का मान होता है ये समान होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q by R होता है। ये यहाँ विभव का मान समान, ये वैद्युत बल रेखाएं हुई। तो अब ये जो वैद्युत बल रेखाएं हुई, अगर पृष्ठ पर हम एक स्पर्श रेखा खींचें तो इस स्पर्श रेखा या इस पृष्ठ पर क्या होंगी, ये वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होंगी। इसका मतलब कि किसी भी समविभव पृष्ठ पर खींची गई वैद्युत बल रेखाएं ये पृष्ठ पर क्या होती हैं, ये पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। तो ये भी हम यहां से प्राप्त करेंगे कि किसी समविभव पृष्ठ पर खींची गई किसी समविभव पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत, किसी समविभव पृष्ठ पर, यह समविभव पृष्ठ हो गया, इसके किसी बिंदु पर पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है। वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है। अब वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये जो सरफेस होगा समविभव पृष्ठ जो होगा इस पर क्या होगा, ये लंबवत होगा। क्योंकि ये गोलीय हुआ और ये बल रेखाएं ये इसकी त्रिज्या की दिशा में, त्रिज्य की दिशा में, केंद्र से त्रिज्या की दिशा में जा रही हैं। इसका मतलब कि ये इस पृष्ठ पर लंबवत होंगी, ये पृष्ठ पर लंबवत होंगी। तो ये आपका था समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम जानते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज
ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी, चलिए लिखते हैं। अब स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? देखिए, कोई भी जो वैद्युत निकाय बनेगा वो आवेशों को अनंत से ला करके उस निकाय को बनाया जाएगा। तो अनंत से जब हम किसी बिंदु तक लाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो आवेशों को अनंत से उस निकाय को बनाने में जो हम अनंत से उसको लाते हैं, जितना कार्य करना पड़ता है, उस निकाय को बनाने में ये जो किया गया कार्य होता है, यही उसका स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अर्थात किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनंत से आवेशों को उस निकाय को बनाने में, किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनंत से आवेशों को उस निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। क्या है? किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनंत से आवेशों को उस निकाय को बनाने में, जो भी निकाय होगा वहां तक लाने में या बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आवेश आपका Q1 है, ए बिंदु पर है, और यहां से R दूरी पर एक बिंदु B है, यहां कोई भी आवेश ये Q2 है। अब मान लेते हैं कि ये Q1 आवेश अनंत पर है। क्या हमने मान लिया कि Q1 आवेश ये अनंत पर है, यहां नहीं है। तो सॉरी, Q2 आवेश ये अनंत पर है। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव कितना होगा, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कि Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव क्या होगा? V इक्वल्स टू बी हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R। R दूरी पर यह है और किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। अब देखिए,
कि हमें किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ये ई है, ई वैद्युत क्षेत्र में ये निकाय रखा हुआ है। तो अनंत से इस बी बिंदु तक Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य पहले ये देखते हैं। अनंत से Q2 आवेश को बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। अब किया गया कार्य हम लिखते हैं W। अब आप जानते हैं कि जैसे V बराबर होता है W/Q, तो यहां W बराबर क्या हो गया, ये Q2 आवेश है और V विभव वहां है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। W बराबर क्या हो गया, Q2 इंटू V, Q2 इंटू ये V हो गया। अब देखिए V का मान यहां से हम रख देते हैं, बिंदु B पर जो विभव है वो यहां है, तो इसे हम समीकरण 1 अगर ले लेते हैं और इसे समीकरण 2 ले लेते हैं, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, अब आप देखिए W बराबर क्या हो गया, Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q1/R हो गया। अब चाहे तो हम इस Q2 को यहां लिख दें, तो हो गया हमारा Q1 Q2/R हो गया। और यही किया गया कार्य हमने क्या कहा, अब Q1 यहाँ था, Q2 को हमने अनंत से इस B बिंदु तक लाया। अब Q1 और Q2 मतलब AB एक निकाय बन गया जो R दूरी पर आवेशों के कारण बना हुआ है। R दूरी पर ये हैं और Q1 और Q2 आवेश हैं। तो हमने क्या यहाँ लिखा था परिभाषा में कि उस निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है क्या, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यही किया गया कार्य हुआ और यही किया गया कार्य ये क्या हो गया, निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। तो इसे यहां देख लेते हैं। यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसे अगर हम कैपिटल U से लिखते हैं, ये कैपिटल U है। और ये जो किया गया कार्य आपका हुआ निकाय का, ये W ये हुआ आपका। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं U बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2/R। ये आपका हो गया कि अगर कोई भी निकाय है, ये दो आवेश एक निकाय बना रहे हैं, R दूरी पर अगर हैं, तो इनको बनाने में जो स्थितिज ऊर्जा हुई, जो इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हुई, ये कितनी हुई, U = भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R। और इसका मात्रक क्या हो गया, जूल। क्योंकि किया गया कार्य एक अदिश राशि है और स्थितिज ऊर्जा भी एक अदिश राशि होगी, इसलिए आपका क्या हो गया, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। स्थिर वैद्युत
स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। ये एक अदिश राशि है और इसका भाजक आपका जूल हो गया। अब देखिए एक चीज हम लोग और जान लेते हैं कि जैसे निकाय ये कोई जरूरी नहीं है कि दो ही आवेशों से मिलकर बना हो, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, बहुल हो सकते हैं, है ना। तो उन सब, अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि सब धनात्मक ही हों। जैसे यहाँ हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा है तो इसको आप धन मानिए, तो ये धनात्मक आवेशों के कारण था। तो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो आइए ये देख लेते हैं कि अगर कोई निकाय है और जिसमें धनावेश भी हैं, ऋणावेश भी हैं, तो उस पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ऐसे निकाय की, जैसे मान लेते हैं कि एक ऐसे त्रिभुज जैसा बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं, एक यहाँ आवेश है, एक यहाँ आवेश है और एक यहाँ आवेश है। ये मान लेते हैं कि Q1 आवेश है जो धनात्मक है। ऐसे ही यहाँ मान लेते हैं कि ये Q2 आवेश है, ये ऋणात्मक है। ऐसे यहाँ मान लेते हैं कि ये Q3 आवेश है, ये भी धनात्मक मान लेते हैं। चलिए Q1 को धनात्मक मान लिया, Q2 को ऋणात्मक मान लिया और Q3 को भी धनात्मक मान लिया। और इनके बीच की दूरी मान लिया R12 हो गया। ऐसे इनके बीच की दूरी ये मान लिया R23 हो गया। ऐसे इनके बीच की दूरी मान लिया R13 हो गया। चलिए यहाँ दूरी चूंकि अदिश राशि है तो आप R12 लिखो, R21 लिखो, ये इससे कोई मतलब नहीं होगा, चाहे इनके बीच की दूरी से हमें मतलब ये अदिश राशि है। तो अब इस निकाय को हमको क्या चाहिए, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा चाहिए। अब देखिए पहले इनके लिए हम देख लेते हैं। तो Q1 Q2 के लिए ऐसे हम लिख रहे हैं, यहाँ हमने लिख दिया कि ये Q1 और Q2। Q1 Q2 के लिए जो स्थितिज ऊर्जा होगी क्या हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 आपका धनात्मक और Q2 आपका ऋणात्मक और दोनों के बीच की दूरी हो गई R12। तो इसे हम क्या लिखेंगे, आपका माइनस हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया और Q1 Q2 हो गया बाई R12 हो गया। ऐसे ही अब अगर हम ये दोनों आवेश लेते हैं तो लिख सकते हैं U Q2 Q3 के कारण, तो यहां भी हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q2 आपका हो गया माइनस Q2 और Q3 आपका धनात्मक हो गया और बाई R23 हो गया। इसके कारण भी आपका माइनस हो गया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो गया हमारा Q2 Q3 बाई R23। अब चलिए इन Q3 और Q1 के लिए ले लेते हैं इसी तरह से। तो ये हमारा U हो गया, U कितना हुआ, Q1 Q3 के कारण, Q1 Q3 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 भी आपका पॉजिटिव और Q3 भी आपका पॉजिटिव और दोनों के बीच की दूरी R13। तो ये हो गया, ये तो हमारा पॉजिटिव ही रहा। अब इस पूरे निकाय की कुल ऊर्जा Q1 भी हो, Q2 भी हो और Q3 भी हो और इस तरह से इनके बीच की दूरियां, तो जो कुल स्थितिज ऊर्जा होगी इस पूरे निकाय की, मतलब Q1 Q2 और Q3, इन तीनों निकाय के कारण, तीनों आवेशों से बने निकाय के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो इन रेखीय जो युग्म हम लोगों ने बनाया और इसके कारण जो स्थितिज ऊर्जा थी इनके योग के बराबर होगा, मतलब इस पूरे स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये सब में कर ले कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और अब हमारा क्या बचा, माइनस
Q1 Q2 बाई R12। ऐसे फिर ये भी माइनस Q2, यहाँ Q3 है, Q2 Q3 बाई R23। फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस क्या हो गया Q1 Q3 बाई R13। तो इस तरह से हम किसी भी निकाय, अब वो चाहे चतुर्भुज बना रहा हो, चाहे अष्टभुज बना रहा हो, चाहे त्रिभुज बना रहा हो, चाहे क्यूबॉइड बना रहा हो, चाहे क्यूब बना रहा हो, किसी भी आकार में जो भी स्थितिज ऊर्जा होगा वो पूरे भी निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का सबका पूरा योग हम कर लेंगे। इस तरह से वो पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। विभव प्रवणता क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए, आप लोगों को प्रवणता बहुत जगह मिलेगा फिजिक्स में, जैसे आपको विभव प्रवणता, ताप प्रवणता, वेग प्रवणता, दाब प्रवणता, हर जगह ये प्रवणता ही आती है भौतिक विज्ञान में। और गणित में भी आप प्रवणता पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ये प्रवणता है क्या। जैसे गणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे कोई भी रेखा है, ये रेखा है, ये इस रेखा का झुकाव थीटा, अगर थीटा है तो आप लिखते हैं m इक्वल्स टू बी tan थीटा। और अगर ये बिंदु आपके x1 y1 हो और x2 y2 हो तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं y2 माइनस y1 और yx2 माइनस x1, ऐसे लिखते हैं। है क्या ये? जैसे यहाँ आपने ये ले लिया तो ये दूरी जो हो गई ये क्या हो गई x2 माइनस x1। और इसी तरह से जो ये दूरी का अंतर हुआ, जितना ये हुआ उतना ही आपका ये हुआ, ये भी आपका थीटा ही हुआ। और ये जो हुआ ये हुआ आपका y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो क्या है, इस दूरी परिवर्तन के साथ इस दूरी का परिवर्तन, ये क्या हो गया प्रवणता। मतलब थोड़ा फिजिकल लैंग्वेज में पहले ऐसे समझा जाए, ये गणितीय रूप को हम यहाँ फिजिकल पार्ट में दे रहे हैं। तो x2 माइनस x1 इसका मतलब कि दूरी परिवर्तन के साथ क्या है y2 माइनस y1। तो यहाँ y2 माइनस y1 ये y एक्सिस में दूरी है, तो इनका जो अनुपात है ये प्रवणता हो गया। अब जैसे यहाँ कहा जा रहा है विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता का मतलब क्या हुआ, अब ऐसे लिख देते हैं। देखिए जैसे विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का मतलब हुआ ये दूरी परिवर्तन, ठीक है, दूरी परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। और एक यहाँ दूसरा राशि क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ तो y2 माइनस y1 है और यहाँ वही नाम हम विभव के लिए दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, यह दूरी में होने वाले परिवर्तन के साथ जो हो रहा है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो विभव प्रवणता होगा। अब आपको कहीं भी कोई भी प्रवणता निकालना हो, जैसे आपको वेग प्रवणता निकालना हो तो दूरी में परिवर्तन के साथ वेग में परिवर्तन, मतलब वेग में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन, वेग परिवर्तन प्रवणता। आपको ताप प्रवणता निकालना है तो ताप में परिवर्तन और बटा दूरी में परिवर्तन, ताप प्रवणता हो जाएगा। तो कोई भी प्रवणता निकालना हो, इसीलिए हमने कहा इसको यहाँ क्लियर कर देते हैं। और यहाँ क्या हुआ आपका विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता का मतलब हुआ कि विभव में परिवर्तन और बटा दूरी में परिवर्तन। अब कैसे, जैसे मान लिया
कि ये कोई बिंदु आपका हुआ जिस पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है। इस प्लस क्यू से इस एक्स एक्सिस में वैद्युत क्षेत्र E है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जैसे कोई भी A बिंदु हम ले रहे हैं, ये x दूरी पर है और x दूरी पर ये जो A बिंदु ले रहे हैं, इस बिंदु पर जो विभव है वो V है। ठीक, ये आप लिखिएगा, हम ऐसे ही आपको यहां बता दे रहे हैं। और यहां से मान लेते हैं कि डेल्टा x दूरी पर, कितनी दूरी पर, A बिंदु से डेल्टा x दूरी पर एक कोई बिंदु B है। तो जाहिर है कि इसके कारण जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आवेश से जब दूरी बढ़ती जाएगी तो विभव घटता जाएगा। तो A बिंदु पर विभव ज्यादा होगा और V बिंदु पर विभव कम होगा। तो B बिंदु पर विभव कितना हो गया, V माइनस डेल्टा V। मान लिया कि हमने A बिंदु पर विभव ये V हो गया और B बिंदु पर विभव V माइनस डेल्टा B हो गया। अब देखिए विभव प्रवणता क्या कह रहा है। पहले चलिए हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, तो दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन का जो अनुपात है, ठीक है, किसी दो बिंदुओं के बीच विभव प्रवणता, किसी दो बिंदुओं के बीच विभव प्रवणता उन बिंदुओं के बीच विभव में परिवर्तन तथा उन बिंदुओं के बीच दूरी में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या है, इसी सूत्र से और जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी से हम परिभाषा भी बना सकते हैं कि किसी दो बिंदुओं या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं कर दीजिए, किन्हीं हो गई, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव प्रवणता उन बिंदुओं के बीच विभव में परिवर्तन और तथा उन बिंदुओं के बीच दूरी में परिवर्तन, ये दूरी में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। ये आपका विभव प्रवणता होगा। अब वही हम इस फिगर के लिए लागू कर रहे हैं। तो विभव प्रवणता यहां क्या होगा, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता आप देखिए, विभव में परिवर्तन, ए बिंदु पर V, बी बिंदु पर V माइनस B। तो जाहिर है कि हम A से B की तरफ गए तो हमारी दूरी हमारी x हुई, ठीक है, ये हुआ। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक विभव में परिवर्तन हमारा क्या हो गया, V माइनस डेल्टा V और माइनस V, ये विभव में परिवर्तन, और बटा दूरी में परिवर्तन। अब दूरी में परिवर्तन तो यहां हम A से B दूरी में परिवर्तन डेल्टा x लिख सकते हैं। अगर घटा के आप लिखना चाहें तो B का मतलब दूरी यहां से x प्लस डेल्टा x और माइनस x, ये A वाला हो गया। तो डेल्टा x तब भी आना है, तो यहां हम डेल्टा x लिखते रहे हैं। तो इस तरह से विभव प्रवणता हमारा ये माइनस V से प्लस V से कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा, माइनस
डेल्टा V बाई डेल्टा x। तो विभव प्रवणता कितना हो गया, माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा x। माइनस क्या प्रदर्शित कर रहा है, माइनस यह प्रदर्शित कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब हम आगे जाते हैं तो विभव क्या है, दूरी बढ़ने के साथ घटती जाती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो यहां से इस प्लस क्यू से जितनी ही दूरी हम आगे जाएंगे उतना ही वैद्युत विभव हमारा घटता जाएगा। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि ए बिंदु पर विभव V है और बी बिंदु पर विभव V माइनस बी है। तो आगे बढ़ते जाएंगे, ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जाएगी और त्यों त्यों विभव हमारा घटता जाएगा। तो माइनस ये बता रहा है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव घटता जाएगा। अच्छा, अब इसका मात्रक देख लेते हैं। विभव प्रवणता का मात्रक, अब मात्रक देखिए, V का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट, वोल्ट प्रति, और x मतलब दूरी मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब इसका विमा देख लेते हैं। विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र क्या होगा। अब जैसे देखिए वोल्ट, V बराबर है हमारा W अपान Q, और W का मतलब हो गया जूल, ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2 और बाई Q, Q बराबर IT, और I का मतलब A और T का मतलब T। तो इस तरह से ये हो गया हमारा ml स्क्वायर टी पावर माइनस 3 A पावर माइनस 1। ये किसका हो गया, वोल्टेज, वोल्ट हो गया, और बटा मीटर भी है। तो हम वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर का मतलब हुआ कि ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2 और A पावर माइनस 1, और बाई मीटर माने L कर दें, इससे एक L कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, ml टी पावर माइनस 2 और A पावर माइनस 1। ये किसका हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, ml टी पावर माइनस 2 और A पावर माइनस 1। अच्छा, एक चीज और देखा जाए, जैसे E बराबर होता है F अपान Q, E बराबर हो गया हमारा F अपान Q। F हो गया हमारा न्यूटन और पर कूलम। और अभी हम आगे आपको प्रूफ करके ये बताएंगे कि जो E की वैल्यू होती है ये आपका डेल्टा V बाई एक्स या डेल्टा x के बराबर होगा। मतलब E जो है ये ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि E का जो मात्रक होगा वही डेल्टा V बाई डेल्टा x का मात्रक होगा। तो इसका एक दूसरा मात्रक भी हो सकता है, क्या, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। आप विमा चेक कर सकते हैं, जैसे न्यूटन का क्या हो गया, ml टी पावर माइनस 2, और कूलम का क्या हो गया, AT। आप लिखेंगे जब ml टी पावर माइनस 3 और A पावर माइनस 1। एक मिनट, ये ऊपर गया है तो ये -3 हो गया हमारा, ये गलती हो गई, सही कर लीजिए। ml टी पावर -3 और A पावर -1। तो यहां भी हमको मिला ml टी पावर -3 और A पावर -1। तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या हुआ, वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन पर कूलम।
अब देखिए इसमें हम संबंध ज्ञात कर लेते हैं इस वैद्युत क्षेत्र और इस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, मतलब विभव प्रवणता में, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब विभव प्रवणता हमने देखा कि विभव प्रवणता हमारा क्या हुआ, विभव प्रवणता ये हुआ हमारा माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। यहाँ ऐसी स्थिति में ए और बी बिंदुओं के बीच जो विभव प्रवणता हुआ ये माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स हुआ। इस प्लस क्यू आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, तो इस पर लगने वाला बल प्लस क्यू आवेश को ई वैद्युत क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल बल क्या होगा, ई बराबर एफ अपान क्यू, एफ बराबर ई इंटू क्यू, तो ई इंटू ये आप चाहे क्यू जीरो अगर यहाँ लिख रहे हैं, क्यू जीरो अगर हम लिख दे रहे हैं तो चलिए ई इंटू क्यू जीरो हो गया। अब देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि इस Q0 आवेश को अनंत से लाया जा रहा है, तो अनंत से अगर इस B बिंदु तक लाया जाए या इस A बिंदु तक लाया जाए तो कितना विभव होगा, या ऐसा हम कह सकते हैं कि A बिंदु से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो Q0 आवेश को B बिंदु से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तो किया गया कार्य आपका क्या हुआ, बल गुणे विस्थापन, कार्य हो गया बल गुणे विस्थापन। बल, ये जो बल लग रहा है ये वास्तव में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो बल लगा वो E इंटू हमारा Q0 हो गया। लेकिन तब विस्थापन क्या होगा, इस बल की दिशा के विपरीत, इसी दिशा में, इसी एक्स डायरेक्शन में ही हमारा बल लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में जो लग रहा है ये बल लग रहा है। तो B से A तक आ रहे हैं तो बल की दिशा के विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं, इसका मतलब माइनस डेल्टा एक्स हो गया। विस्थापन क्या हो गया हमारा, माइनस डेल्टा एक्स हो गया। अच्छा एक चीज देखते हैं कि W बाई Q0 ये क्या हो गया,
आपका Q0 को नीचे कर दिए और ये हो गया हमारा माइनस ई डेल्टा एक्स और W बाई Q0 क्या हो गया, विभवांतर। W बाई Q0 क्या हो गया हमारा, W बाई Q0, W बाई Q0 या डेल्टा W अगर हम लिखते हैं यहाँ, डेल्टा W बाई Q0, तो ए बी से ए तक लाने में किया गया ये तो कार्य है। इसका मतलब ये विभवांतर हो गया। क्या विभवांतर हुआ, VA माइनस VB। ये विभवांतर जो हुआ वो VA माइनस VB हुआ। B से A तक आप ला रहे हैं और VA आपका है V और माइनस VB हमारा कितना है, V माइनस डेल्टा V। तो ये V माइनस डेल्टा V हो गया। ये इस तरह से है। तो अगर हम इसको खोल दें तो हो गया V माइनस V और माइनस माइनस प्लस डेल्टा V, ये कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया विभवांतर, डेल्टा V। जब हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो विभव कम हो रहा है तो माइनस डेल्टा V होगा, लेकिन जब B से A की तरफ आ रहे हैं तो विभव बढ़ेगा, ये डेल्टा V पॉजिटिव होगा। तो यहाँ ये हमारा विभवांतर हुआ, यहाँ हमने स्पष्ट दिखा दिया। और ये कितने के बराबर हुआ, डेल्टा V के बराबर हुआ। और ये डेल्टा V बराबर क्या हो गया, माइनस E इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू बी माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। E बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स हुआ। इसका मतलब हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। और अभी हम लोगों ने जो मात्रक निकाला तो वहां भी देखिए कि विभव प्रवणता का मात्रक और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर इसका आया था, और वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन पर कूलाम ये E का मात्रक। तो इस तरह से E का मात्रक भी आप वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए जैसे दो बिंदुओं के बीच अगर दो प्लेटें हैं और उन पर आवेश है, देखिए सपोज करते हैं कि एक प्लेट ये A है, इस पर धनावेश है और ये धातु की एक दूसरी प्लेट B है, इस पर उतने ही ऋणावेश हैं। इनके बीच की दूरी अगर हम D ले रहे हैं तो आप देखिए कि ये आपके वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, प्लस से माइनस की तरफ ये आपके वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक, अब देखिए यहां जो वैद्युत क्षेत्र का मान, ये वैद्युत क्षेत्र हुआ आपका, जो वैद्युत क्षेत्र E होगा वो क्या होगा, अगर इस पर विभव आपका V1 है और इस प्लेट पर विभव जो ऋणात्मक विभव है ये आपका V2 है, तो आपका क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 और बाई इनके बीच की दूरी D। क्या हो गया, E इक्वल्स टू बी V2 माइनस V1 और बाई D। इसे हम V1 माइनस V2 भी लिख सकते हैं, या आप पॉजिटिव से मतलब A और B के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो इसे आप लिख सकते हैं V1 माइनस V2 और बाई D। अब देखिए ये तो आपके 2 डायमेंशन की बात हुई, और 3 डायमेंशन में हम क्या लिख सकते हैं, त्रिविमा में, त्रिविमा में ये E इक्वल हो गया हमारा डेल V बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल V बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल V बाई डेल जेड के कैप। तो इस तरह से हमने ये देखा कि E जो है ये डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स माइनस में, और मतलब V1 माइनस V2 बाई D के बराबर हुआ। और 3 डायमेंशन में हम इसी को लिखते हैं, 3 डायमेंशन में आपका क्या हो गया
E इक्वल्स टू बी डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप और माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, ये बराबर हुआ। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, समविभव पृष्ठ, है ना, समविभव पृष्ठ की ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो। हमने समविभव पृष्ठ के बाद विभव प्रवणता जाना। विभव प्रवणता के बाद हम लोगों ने विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकाला, और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 3 डायमेंशन में ई और वी में भी ये रिलेशन हो सकता है। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।